नमस्कार, नमस्ते साथियों, मित्रों, दोस्तों। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अंशु जी, अगर मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही है तो एक या तो थंब मार्क कमेंट कर दीजिए या कमेंट में बता दें मुझे। स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, अंशु जी, आप सभी मित्रों का बहुत शुक्रिया। चिंतन सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था के इस पेज पर इस बातचीत के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी बातचीत का विषय है कविता का आंगन। आंगन कविता के बारे में दरअसल कोई भी बात हो, कविता के आसपास कोई भी प्रत्यय, कोई भी शब्द जुड़ जाए, बातचीत दरअसल कविता पर उसकी संपूर्णता में होती है। और आज की इस बातचीत में शुरुआत मैं यूजोनियो मोंताले की 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। यूजोनियो मोंताले यूरोप के बहुत बड़े कवि थे, इटालवी भाषा में कविताएं लिखते थे और 20वीं सदी के सबसे अच्छे कवियों में, सबसे बड़े कवियों में उनका शुमार होता था। उनके निबंध से 2 पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं और ये पंक्तियां दरअसल हमारे भीतर के उन प्रश्नों का समाधान करती हैं जो प्रश्न शाश्वत तरीके से हमारे भीतर उठते रहते हैं। यदि हम कविता लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न हमारे भीतर आते हैं। कविता लिखने की यात्रा के बीच के किसी बिंदु पर पहुँचे हैं तब भी हमारे भीतर ये सारे प्रश्न आते हैं। तो एक ऐसा प्रश्न मैं, माफ़ कीजिएगा एक सेकंड के लिए, मैं एक ऐसा प्रश्न जो हम सबके भीतर उठता रहता है, मैं उसका जवाब देता हूँ बिना प्रश्न बोले। प्रश्न का अंदाज़ा हम लोग ये जवाब सुन के ही लगा लेंगे। मोंताले अपने निबंध में कहते हैं, सारी महान कविता का जन्म एक ऐसे निजी संकट से होता है जिसका भान कई बार तो उसके रचयिता तक को नहीं होता। सारी महान कविता का जन्म एक ऐसे निजी संकट से होता है जिसका भान कई बार तो उसके रचयिता तक को नहीं होता। बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि कविता का जन्म संकट से भी अधिक एक ख़ास तरह के असंतोष से होता है, एक भीतरी शून्य से होता है जिसे उपलब्ध हुई अभिव्यक्ति, जिस अभिव्यक्ति को आप प्राप्त करते हैं कविता में, जिसे उपलब्ध हुई अभिव्यक्ति अस्थायी तौर पर भर देना चाहती है। शून्य का यही इलाका वो इलाका है जहाँ से हर महान कला जन्म लेती है। देखिए, जहाँ से कविता जन्म लेती है, ठीक उसी गोमुख से, ठीक उसी गंगोत्री से कला की दूसरी धाराएं, कला की दूसरी नदियाँ भी वहीं से जन्म लेती हैं। तो शंका ये थी कि कविता कहाँ से आती है। कविता दरअसल एक ऐसे निजी संकट से आती है जिसके बारे में तो कई बार हमें खुद को नहीं पता होता है। कविता हमारे चारों तरफ होती है। कविता का आंगन, मेरे सामने जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि कविता अपने देश व वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। वो अपना आंगन कैसे तय करती है, कविता का आंगन क्या होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, या कौन सी वो चीज़ें हैं जो कविता के आंगन में शामिल हो सकती हैं। हम आंगन शब्द पर न जाएं। आंगन शब्द को किसी भी दूसरे शब्द से रिप्लेस किया जा सकता है। कविता का परिसर, कविता की जगह, कविता का क्षेत्र, कविता का मैदान, जो चाहें वो कह सकते हैं उसे। दरअसल बात यह है कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो कविता के उस परिसर में पहुंचती हैं। हमारे आसपास की तमाम चीज़ें, हमारे जीवन में जो बातें हैं, उनसे भी कविता आती है,
वो भी कविता के आंगन में शामिल होती हैं। हमारे जीवन में जो बातें नहीं हैं वो भी कविता के आंगन में शामिल होती हैं। यानी भाव और अभाव दोनों को मिला करके कविता का आंगन, कविता का परिसर बनता है। जीवन में सब कुछ है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक हिस्सा स्मृति का है, एक हिस्सा कल्पना का है, एक हिस्सा स्वप्न का है, एक हमारे सामने बहुत बड़ा हिस्सा यथार्थ का होता है, एक हिस्सा वो होता है जो हमारे पढ़े हुए अनुभव होते हैं, एक हिस्सा वो होता है जो हमारा जिया हुआ अनुभव होता है, एक हिस्सा ये होता है जो हमने न तो पढ़ा है न जिया है बल्कि हमने कहीं से सुना है। वो एक किस्म का उधार का या सौजन्यवश लिया गया अनुभव होता है। तो हर वो चीज़ जिससे हमारा जीवन बनता है वो सारी उन्हीं सारी चीज़ों से कविता भी बनती है। हर स्मृति, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि हर स्मृति के भीतर कविता में तब्दील होने की पूरी गुंजाइश होती है। यह हमारे ऊपर होता है कि हम किस स्मृति का एक कवि के रूप में चयन करें। कविता के विषय कई बार हमारे चयनों से निर्धारित होते हैं। हम किस तरह के व्यक्ति हैं, हमारा व्यक्तित्व किस तरह का है, इस बात से भी निर्भर करता है कि हमारी कविता में कौन कौन से विषय आएंगे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कविता जो है भाषा से लिखी जा रही है। कविता जो है आजकल एक बहुत, पिछले 1-1.5 महीने से लोगों से, नौजवानों से खासकर बातचीत कर रहा हूँ और हर जगह ये सवाल आता है कि क्या छंद के साथ कविता लिखना चाहिए या छंद के बिना कविता लिखना चाहिए। ये एक सवाल लोगों के भीतर लगातार फैला हुआ है। उसका ठीक ठीक कोई संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि इसका कोई संतोषजनक जवाब है भी नहीं। कई लोग सोचते हैं कविता भाषा से बनती है, कई लोग सोचते हैं कविता छंद से बनती है, मीटर से बनती है, लय से बनती है, सुर से बनती है। ये सारी चीज़ें दरअसल कविता को बनाने के, कविता को प्राप्त करने के उपकरण हैं। कविता भाषा के वाहन पे चलती है, तो भाषा कविता के लिए एक उपकरण है। एकमात्र भाषा ही कविता नहीं हो सकती। कविता छंदों के भीतर रहती थी, कुछ लोगों के लिए अब भी रहती है, कुछ लोगों के लिए छंदों से बाहर रहती है। तो छंद काव्य रचना का, कविता के लिखने का एक उपकरण मात्र है। छंदों के भीतर कविता हो ये कहीं से अनिवार्य नहीं है। सुर, लय, ये सब संगीत और कविता के पुरातन, प्राचीन, सर्वमान्य गुण रहे हैं, किंतु कहीं से ज़रूरी नहीं है कि सुर के भीतर कविता हो, लय के भीतर कविता हो। ये सारे उपकरण कविता की रचना में सहायक सिद्ध होते हैं और हम अपनी कविता की रचना उन्हीं उपकरणों की मदद से करते हैं जो हमारी कविता को शक्तिशाली और सुंदर बनाएं। यदि समझ लीजिए किसी की कविता को छंद से नुकसान हो रहा है तो वो छंद का प्रयोग नहीं करेगा, उसकी अनुभूतियाँ कविता में आने वाली वो छंद से बाधित हो रही हैं तो वो छंद से बाहर चला जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि छंद या कविता के आसपास जुड़ी हुई सारी चीज़ें कविता का बाहरी उपकरण है। तब कविता है क्या? एक बहुत पुरानी परिभाषा है। देखो, ये भी मोंताले के यहाँ से है। ये मोंताले कहते हैं कि किसी दूसरे को, एक पुराने कवि को कोट करते हुए, कि कविता एक ऐसा स्वप्न है जो तर्क की उपस्थिति में देखा गया है। अब ये जो परिभाषा है, कविता एक ऐसा स्वप्न है जो तर्क की उपस्थिति में देखा गया है, तो कविता में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ पे तर्क जो है वो शून्य हो जाते हैं, जहाँ तर्क जो है निष्प्रभावी सिद्ध हो जाते हैं। कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध किताब है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अब एक तर्कशील व्यक्ति के सामने आप इस पंक्ति को कह दीजिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, तो सबसे पहला वो तर्क ये करेगा कि चांद का कोई मुंह ही नहीं होता, तो टेढ़े और सीधे होने का सवाल ही नहीं होता।
तो जैसे ही इस तरह का तर्क वहाँ पर आएगा, कविता की सारी संभावनाएं तब क्षीण होने लगेंगी। यानी ये परिभाषा कि कविता एक ऐसा स्वप्न है जो तर्क की उपस्थिति में देखा गया हो, ये भी अपने आप में संपूर्ण परिभाषा नहीं है। कविता की कोई भी परिभाषा कभी भी सबके लिए सर्वमान्य, सबके लिए मान्य और सबके लिए क्या कहते हैं उसे, जिसका हम अनुकरण कर सकें, अनुकरणीय नहीं हो सकती, क्योंकि कविता सभी के लिए अलग अलग है। कविता हो यह ज़रूरी है। अब कविता क्या है, इस चीज़ को, इस बात को किसी एक परिभाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और मुझे तो कई बार यह एहसास होता है कि इसे भाषा में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। जैसे हम एक मोटा मोटा उदाहरण लेते हैं कि चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। मीठा क्या होता है, स्वाद होता है, स्वाद होता है। लेकिन मीठा होना कैसा होना होता है, मिठास क्या होती है, यह आप कभी भाषा में बता ही नहीं सकते। वो जिस व्यक्ति ने कभी मीठे का स्वाद अपनी ज़ुबान पे रखा नहीं है, वो आदमी आपके बताए हुए वर्णन के अनुसार समझ ही नहीं पाएगा कि मीठा क्या होता है, नमकीन क्या होता है। स्वाद, स्वाद को आप कभी भी भाषा में व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। उसी तरह कविता को भी, कला की बहुत सारी दूसरी प्रवृत्तियों को, कला की दूसरे बहुत सारी धाराओं को भाषा के भीतर व्याख्यायित करना लगभग असंभव काम है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी आदत होती है हर चीज़ को भाषा के दायरे में फिट करने की, हर चीज़ को भाषित और परिभाषित करने की हमारी आदत है। लेकिन उसके बाद भी हम पूरी तरह कविता को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। फिर कविता अंततः क्या है, कविता एक इनहेरेंट अनुभूति है। आपको पढ़ने के अनुभव के साथ आपके भीतर एक विवेक का विकास होता चला जाता है कि हाँ, इस जगह पर कविता है। कुछ लोग बहुत बेसिक तरीके से ये बात कह देते हैं कि जिस चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया वो कविता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा में लिखी गई हो, वो भाषा के पार भी लिखी जा सकती है, वो मौन में भी लिखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो कागज़ पे लिखी गई हो या बिल्कुल वाक्यों में लिखी गई हो। एक मज़दूर सड़क पर खड़े होकर के हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, वो उसकी आजीविका है। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखें तो वो अपने तरीके से कविता कर रहा है, क्योंकि वो एक चीज़ का रूप बदलकर उसे दूसरे रूप में डाल रहा है। बेनौकरी एक बहुत सुंदर बात कहता है उसकी किताब में कि जन्म लेना एक काव्यात्मक क्षण है, उसी तरह मृत्यु भी एक काव्यात्मक क्षण है। जब हम जन्म लेते हैं तब दरअसल एक आत्मा देह में तब्दील होने लगती है। तो ये तब्दील होने का क्षण कविता का क्षण है। इसी तरह जब हम मृत्यु में जाते हैं तब हमारी देह आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। देह पीछे छूट जाती है, आत्मा कहीं चली जाती है, किसी को नहीं पता। वो तब्दील होना कविता का क्षण है। यानी कविता आपकी पंक्तियों में है या नहीं है, ये बात आपको अंदर से अपने आप महसूस हो जाएगी। और सारी कवायद विवेक के उसी स्तर पर पहुंचने की होती है कि आप बिना किसी की मदद के, बिना किसी के कहे अपने आप ये जान सकें कि ये जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूँ क्या इसके भीतर कविता है। यहीं पर आपका अभ्यास, आपका विवेक, आपकी समझ ये काम आती है। क्योंकि कविता एक ऐसी कला है, शास्त्रीय संगीत की तरह एक ऐसी कला है, शास्त्रीय कला है, जिसमें जितना श्रम, जितनी साधना कवि को करनी होती है, लगभग उतनी ही साधना एक पाठक को भी करनी होती है। कविता एक ऐसी संघटना है जो दोनों की बुद्धि और समझ के मिलन से तैयार होती है। यानी कविता लिखने के लिए अगर कवि ने थोड़ा प्रयास किया है तो एक पाठक की तरह हमें उसे समझने के लिए भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा। तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है, जो हमारे जीवन को संचालित करती है, परिभाषित करती है, यहाँ कोई भी क्रिया जोड़ सकते हैं, जो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, हर उस चीज़ के भीतर
कविता मौजूद होती है। ये एक कवि का अपना विशिष्ट हुनर होता है कि वो उसमें से कविता निकाल सके। कुछ एक क्षण ऐसे होते हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से हम आसानी से कविता निकाल लेते हैं। कुछ एक क्षण ऐसे होते हैं जिनमें से कविता निकालने के लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार इस पूरे जीवन में वो काम हो नहीं पाता, उन क्षण से कविता नहीं निकल पाती है। और कुछ क्षण, कुछ सौंदर्य ऐसे होते हैं जिनसे हज़ारों साल से कविता निकाली जा रही है। आप कोशिश करें तो आप भी कविता निकाल लेंगे, लेकिन आप तब कोई नई कविता या नई तरह की बात या नई तरह की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्षण, कुछ चीज़ें अपने आप में इतनी स्टेल हो जाती हैं कि उनके भीतर से कविता का अर्क निकाल पाने के लिए हमें बहुत बड़े कौशल, बड़ी कला, बड़ी प्रतिभा की ज़रूरत होती है। कुछ ये बातें हैं। इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों की बातचीत सुनते हुए अगर आपके मन के भीतर भी कोई सवाल आ रहा है तो आप उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मैं अपनी बात पूरी करूँगा या मेरी बात के बीच में अगर मुझे आपका वो सवाल दिख जाएगा तो हम उस पर संबोधित करेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी बातचीत दुतरफ़ा हो, आपकी तरफ से भी, क्योंकि कविता का पूरा परिसर यही होता है। कविता का परिसर कभी भी एक तरफा नहीं होता है। कविता, वॉल्ट व्हिटमैन तो कहता भी था ना कि कविता 2 बार लिखी जाती है। एक बार जब मैं लिखता हूँ, मैंने लिख करके उसे छोड़ दिया। दूसरी बार तब लिखी जाती है जब उसे आप पढ़ रहे होते हैं। दुनिया का हर पाठक हर कविता को अलग अलग तरीके से पढ़ता है, तो इसलिए एक कविता जितने पाठकों द्वारा पढ़ी गई उतनी बार लिखी जाती है, वो उतनी बार नए तरीके से, नए सिरे से लिखी जाती है। हेराक्लिटस एक बात बहुत सुंदर कहता था कि आप समय की नदी में, आप किसी भी नदी में एक बार जब पैर डालते हैं तो दोबारा आप उसी नदी में पैर नहीं डालते हैं। आपके दोबारा पैर डालने तक नदी का प्रवाह आगे बढ़ चुका होता है और आप नए पानी में अपना पैर डालते हैं। उसी तरह कविता और किताबों के साथ भी जुड़ा हुआ है कि आप एक ही किताब 2 बार नहीं पढ़ सकते। आप उस किताब को जितनी बार पढ़ते हैं, हर बार नए तरीके से पढ़ते हैं। इसी में एक और सवाल मेरे लिए पास यहाँ आया हुआ है, कुछ सवाल। आपके लिए प्रेम क्या है और आप सभी लोगों को इस विषय पर किस तरह चिंतन मनन करने की प्रेरणा देते हैं? संस्कृत के बहुत बड़े चिंतक हुए थे 9वीं शताब्दी के, वो थे रुद्रट। रुद्रट ने कविता और उसके सिद्धांत के आसपास कुछ बहुत सुंदर बातें कही थी, जिनमें से एक ये था कि कवि का पूरा व्यवहार पेड़ की तरह होता है। ज़मीन के नीचे पेड़ की जड़ें इतनी दूर तक जाती हैं, उन्हें जहाँ से पानी मिलेगा, पानी की तलाश करते हुए वे दूर तक जाती हैं। जितनी उस पेड़ की क्षमता है, जितनी उसकी सीमा है, अपनी क्षमता और सीमा के अनुसार ज़मीन के नीचे उसकी जड़ यात्रा करती है। जहाँ पानी मिल जाएगा वहाँ से लेगी वो। उसी तरह कवि होता है। कवि को जहाँ से पानी मिल जाएगा वो वहाँ तक अपनी जड़ों को फैलाना चाहेगा। यहाँ पे एक बात मैं इसलिए भी कह दूँ क्योंकि कई बार हम देश और विदेश के चक्कर में पड़ जाते हैं इधर, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार कि देशी कविता पढ़नी चाहिए या विदेशी कविता पढ़नी चाहिए। तो यहाँ भी मैं अपना एक मंतव्य बहुत शुरू में स्पष्ट कर दूं कि कविता में कुछ भी देशी या विदेशी नहीं होता। कविता भाषा के दायरे के भीतर लिखी जाती है। भाषा ही कविता का महाद्वीप होती है। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी के इतर किसी भी भाषा का जो साहित्य है वो हमारे लिए पराया साहित्य हो जाता है, क्योंकि वह हमारी भाषा में नहीं लिखा गया है। हर भाषा की कविता का अपना एक संस्कार होता है, हर भाषा की अपनी एक दुनिया होती है, हर भाषा के साथ जुड़ी हुई एक पुरातन स्मृति होती है और वर्तमान और यथार्थ को अभिव्यक्त करने के भाषा के अपने निजी औजार होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो औजार दूसरी भाषाओं में भी उसी तरह से हों।
तो इस तरह जब मैं ये कहता हूँ कि भाषा में, कविता में कुछ भी देशी, कुछ भी विदेशी नहीं है, जो कुछ है वो आपकी भाषा के भीतर है, और आपकी भाषा के पार जो भी कुछ है वो दरअसल पराया है। तो जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी के अलावा मराठी भी जो होता है वो आपके लिए एक अलग किस्म का साहित्य होता है। तमिल आपके लिए अलग किस्म का साहित्य है, क्योंकि उसकी भाषा का वैभव अलग है, भाषा का संस्कार अलग है। इसी तरह जब आप यूरोप का साहित्य पढ़ते हैं, इटालवी का साहित्य पढ़ते हैं, थोड़ा और अलग हो जाता है वो। जर्मन का साहित्य पढ़ते हैं और अलग हो जाता है। भाषा, भूखंड और संस्कृति के हिसाब से कविता का पूरा परिसर बदलता रहता है। लेकिन एक कवि के रूप में हमारी जो प्रतिबद्धता है वो उस अदृश्य, अव्यक्त, अव्याख्येय और अपरिभाषित कविता के प्रति होनी चाहिए, जो दरअसल भाषा की पकड़ में नहीं आती है, जिसकी भाषा में व्याख्या करना मुश्किल है। तो हम अभी अभी मैं कह ही रहा था कि कविता की हम भाषा में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो वो अव्याख्येय कविता का जो तत्व है, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, वो हर भाषा में लगभग एक जैसी होती है। आप उसे अपनी भाषा में ला करके पढ़िए और उसे जानने की कोशिश कीजिए, या अनुवाद के ज़रिए जानिए, या उसकी भाषा सीख करके उसे पढ़ के जानने की कोशिश कीजिए। तो कविता का पूरा एक विशाल परिसर न केवल आपकी अपनी भाषा से, न केवल आपके अपने आसपास से, बल्कि हर उस बात से बनता है जो किसी दूसरी भाषा में भी कही गई हो, लेकिन जो आपके जीवन और अंतर्मन को छूने का पूरा मादा रखती हो। सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, भाषाई बाधाओं के कारण कई बार उनके यहाँ की चीज़ें हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन बात वही है कि जैसे संगीत भाषा के पार चला जाता है, इसी तरह एक समय कविता भी भाषा के वाहन से उतर करके अभाषा में पहुंच जाती है। उस तत्व को पकड़ना दरअसल हर कवि के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस सवाल पर आता हूँ कि मेरे लिए प्रेम क्या है। अब इसके लिए किसी अलग से परिभाषा या किसी अलग से स्पष्टीकरण देने की कोई गुंजाइश और ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि प्रेम हम सभी के जीवन का संचारी, हम सभी के जीवन की संचालक और संचारी शक्ति की तरह है। प्रेम हमें चलाता है, प्रेम की स्मृति हमें चलाती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार को कोई और चीज़ बचाए या ना बचाए, और ये कोई मेरी निजी बात नहीं है, मुझे लगता है और मेरे जैसे तमाम दूसरे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को लगता है कि इस संसार को कोई और चीज़ बचाए या ना बचाए, प्रेम बचाए रखेगा। और यदि प्रेम कहीं पर भी ढीला पड़ा तो प्रेम की स्मृति आगे आ जाएगी, और प्रेम की स्मृति उस प्रेम को पुनर्जीवित करने का काम कर देगी। तो प्रेम और प्रेम की स्मृति, ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं ऐसी कोई पंक्ति, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दरअसल ऐसी कोई पंक्ति नहीं लिखना चाहता जो प्रेम के जल में न डूबी हो। बेहद राजनीतिक किस्म की कविता भी दरअसल भीतर से कहीं न कहीं प्रेम के एक जल में डूबी हुई हो सकती है। यहाँ फैज़ और नेरूदा को याद करना बहुत समीचीन, बहुत प्रासंगिक है। नेरूदा और फैज़ को प्रेम का बहुत बड़ा कवि माना जाता था, लेकिन नेरूदा की कई ऐसी कविताएं हैं जो हम प्रेम कविताओं की तरह पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल थी वो राजनीतिक कविता। फैज़ की मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग वाली जो है, वो कई बार हम प्रेम कविता की तरह पढ़ते हैं, लेकिन है वो भी राजनीतिक कविता। इस तरह नेरूदा की जो मदरलैंड को लेकर के लिखी गई कविताएं हैं, इवन ओड टू लोरका और इस तरह की जो कविताएं लिखी गई हैं, वो सब भी प्रेम के उसमें डूबी हुई हैं। मैंने भी अपने लिए एक निजी नियम, निजी इच्छा, निजी आकांक्षा अपने लिए बनाए रखी है कि मैं प्रेम में डुबा करके,
प्रेम के जल में डूबी हुई पंक्तियाँ लिखने की कोशिश किया करूँगा। जैसे एक चिड़िया जब पानी के पोखर में बैठ करके अपने पंख फड़फड़ाती है, अपने पंखों को गीला करती है और उड़ते हुए फड़फड़ाते हुए उसके पंखों से पानी के छींटे उड़ते हैं, ठीक उसी तरह मैं अपनी कविताओं को देखना चाहता हूँ कि वो प्रेम के जल में डूबें और जब वो उड़ें तो उनके पंखों से प्रेम के छींटे उड़ा करें। जहाँ जितना भी एक छींटा जहाँ भी गिरा, ज़मीन तपती हुई धरती का उतना हिस्सा शीतल कर दे, वो भी बहुत है। इतना भी एक कविता कर सके, ये बहुत है। प्रेम की कविता जैसे इसमें है कि किस तरह का चिंतन मनन हम करने की प्रेरणा। अच्छा, इसमें नीचे सवाल भी आ रहे हैं जो कि यहाँ पर मेरे यहाँ स्क्रॉल नहीं हो रहा है। प्रेम कविता को लिखने की कई बार मैं अपने नौजवान दोस्तों को एक सुझाव, एक सलाह देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी कुछ नौजवान सुन रहे हैं तो उसे अगर रिपीट कर दूँ तो कोई बेजा नहीं होगा कि एक कवि को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में 2 तरह की कविताएं लिखने से बचना चाहिए। ये बात रिल्के ने भी कही है, ये बात एलाइटिस ने भी कही है और ये बात मुझे अपने छोटा मोटा जो भी जीवन मैंने जिया है, छोटी मोटी जो भी कविताएं लिखी हैं, उनसे भी महसूस हुई है कि एक कवि को अपने जीवन के कविता जीवन के शुरुआती दिनों में प्रेम कविता और राजनीतिक कविता इन दोनों को लिखने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि प्रेम कविता लिखने के लिए हमें जिस कलात्मक कौशल की आवश्यकता होती है वो कई बार शुरुआती दिनों में हमारे पास नहीं होता। कलात्मक कौशल साधना की वस्तु है, साधना से ही हम उस कौशल को हासिल कर सकते हैं। और प्रेम पर लिखना इसलिए भी कठिन है क्योंकि दुनिया का तमाम साहित्य प्रेम पर है। वर्तमान समय में तमाम कला के माध्यम प्रेम पर बात कर रहे हैं। सिनेमा में प्रेम है, संगीत में प्रेम है, पेंटिंग में प्रेम है, कलाओं में प्रेम है, पत्रिकाओं में प्रेम है, दूसरी इंटरनेट पर देख लिया जाए प्रेम है, इतना अधिक प्रेम है। तो आप जब प्रेम पर अपनी अभिव्यक्ति देना चाहेंगे तो वो सारी अभिव्यक्ति कैसे दूसरे लोगों से अलग हो सकेगी, इस पर काम करना होगा। कैसे आपका वाक्य, कैसे आपकी अनुभूति जो प्रेम को लेकर के एक सच्ची अनुभूति भी लगे, लेकिन जो चल रही अभिव्यक्तियां हैं, आपके समांतर चल रही अभिव्यक्तियां हैं, उनसे कैसे वो खुद को अलग कर सके, इसके लिए कलात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रेम की कविता को थोड़ा सा रुक करके जब आपको ये लगे कि हाँ अब मैं कुछ भाषा को साधने लगा हूँ, तब प्रयास करना चाहिए। कम से कम मैंने अपने निजी जीवन में यही किया, अपनी निजी कविताएं में यही किया कि शुरुआती समय मेरे पहले संग्रह में एक भी कविता विशुद्ध प्रेम कविता नहीं है। प्रेम कविता दूसरे संग्रह में आनी शुरू हुई जब मुझे ये एहसास हुआ कि प्रेम जैसे नाजुक विषय को छूने लायक सलाहियत मेरी भाषा में या मेरे कौशल में वो आ चुकी है। दूसरा है राजनीतिक कविता। शुरुआती दिनों में इसलिए लिखने से बचना चाहिए क्योंकि वही कारण, राजनीतिक कविता लिखने के लिए भी हमें एक ख़ास किस्म का कौशल चाहिए। तो शुरुआती समय में क्या कविताएं लिखी जाएं? कई बार नौजवान मुझसे ये सवाल पूछते हैं। शुरुआती समय में हम बहुत दूर, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हों, अपने आसपास की दुनिया को देखें, कुछ रिश्तों को देखें और कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखें। हम जब इन पर कविता, ऑब्जेक्ट्स पर, ये कोई मतलब मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, लेकिन इसे ये ना मान लिया जाए कि मैंने एक नियम बना दिया है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर ये सुझाव दे रहा हूँ, कोई दूसरा किसी और तरह का सुझाव दे सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ये सुझाव 100% सही ही है, 100% कारगर ही है, इसलिए इसे बिल्कुल ऐसा न लिया जाए। लेकिन फिर भी अभ्यास के स्तर पे मैं ये सुझाव कई लोगों को देता हूँ कि आरंभ में हमें ऑब्जेक्ट्स पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी अनुभूतियों को, अपनी काव्यात्मक एकाग्रता को ऑब्जेक्ट्स पर टिकाना चाहिए।
यहीं पर और एक दांते का भी एक प्रश्न है कि महाकवि दांते का जिक्र आपने कई जगह किया है, आपको दांते किस प्रकार प्रभावित करते हैं और आपके जीवन में दांते का क्या महत्व है। इसी के साथ और भी कुछ सवाल आए हुए हैं, तो दांते के साथ, दांते के बाद में इसमें से एक आध सवाल को लूँगा। दांते इटली के महाकवि थे। दांते के साथ मेरा बड़ा रागात्मक संबंध है। वो रागात्मक संबंध क्यों है? क्योंकि दांते, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही, प्रेम वाले प्रश्न का उत्तर देते हुए दांते ने उसका उत्तर खोजने में बहुत बड़ी मदद की थी। दांते पर एक वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे, कभी अगर आपको ऐसा लगे तो उसे ज़रूर देखें, उसमें विस्तार से ये बताया है। दांते को राजनीतिक कारणों से निर्वासन दिया गया था। कोई भी दूसरा कवि होता तो निर्वासित होने के बाद वो उन राजनीतिक कारणों पर कविता लिखता। वो अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों को कविता के भीतर उनकी आलोचना करता, उनकी पिटाई करता, उनसे सवाल तलब करता, उनसे सवाल जवाब करता, तमाम तरह की अनुभूतियाँ, अपने अनुभव राजनीतिक आधार पर लिख सकता था। लेकिन दांते वहाँ क्या करते हैं? राजनीतिक कारणों से मिले हुए निर्वासन के बाद भी दांते प्रेम पर कविता लिखने का फैसला करते हैं। और जो कविता, जो महाकाव्य, जो बड़ी किताब कविता की वो लिखते हैं, डिवाइन कॉमेडी, वो प्रेम और प्रेम के पूरे परिसर को संबोधित है। प्रेम और मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा और क्या पृथ्वी पर किया हुआ प्रेम, यानी जीवन में किया हुआ प्रेम किसी तरह मृत्यु के बाद हमारी सहायता कर सकता है। प्रेम और मृत्यु, प्रेम और जीवन को लेकर के ऐसे तमाम सवाल दांते की उन कविताओं में, उस किताब में विन्यस्त हैं। दांते ने भी, जिन लोगों ने प्रेम का एक व्याकरण अपनी कविताओं के भीतर विकसित करने या उसे छूने में मेरी मदद की है, उनमें से दांते एक बहुत बड़े एजेंट प्रोवोकेटर हैं। एक ऐसे एजेंट हैं जो कि उत्प्रेरक हैं मेरे लिए। दांते के अलावा जिन कवियों का मैं नाम इस कारण से लेता हूँ, उनमें से एक है कालिदास, होमर, दांते, मीर, गालिब। ये 5 कवि ऐसे हैं जो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं और अपनी कविताओं के भीतर प्रेम की अनुभूतियों के उस व्याकरण को छूने या उसे विकसित करने में इन सभी ने मदद की है। कालिदास प्रेम के महाकवि हैं। जीवन का चित्रण वो प्रेम के माध्यम से, प्रेम के उपादानों से करते हैं। वो होमर, ये एक बहुत दिलचस्प अध्ययन हो सकता है कि ओडिसी और इलियड में प्रेम अंतर्धारा की तरह बहता रहता है। युद्ध का वर्णन है, युद्ध से मिली हुई मायूसी का वर्णन है, युद्ध की अभियानों का वर्णन है, अच्छी खासी हिंसा है, लेकिन प्रेम एक अंतर्धारा की तरह वहाँ बह रहा है। दांते का मैंने बताया ही। मीर और गालिब ऐसे महाकवि हैं जो हमें रोज़गार की बात भी प्रेम के गम, इश्क के गम को आधार बना करके कह सकते हैं। मैंने कहा ना कि हम दरअसल अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुनते हैं, एक ऐसा उपकरण चुनते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को सूट करे। हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, इसलिए वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अपनी कविता का उपकरण तैयार करता है। मेरा उपकरण सही है, तुम्हारा उपकरण गलत है, या तुम्हारा सही है, मेरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति को, हर कवि को ये छूट है कि वो अपना उपकरण खुद तय कर सके। इसलिए जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये अपने कवि के बारे में कह रहा हूँ, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके ऊपर भी या किसी भी दूसरे कवि के ऊपर भी ठीक उसी तरह से लागू हो। तो बात हो रही थी दांते की।
दांते के अलावा ये बाकी के कवि हैं जो मेरे जीवन में वैसा ही स्थान रखते हैं जैसा दांते की ये रचनाएं, दांते की ये कविताएं लिखती हैं, कविताएं रखती हैं। इन दिनों इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास क्योंकि मैंने अपनी नई किताब की शुरुआत ही दांते की पंक्तियों से की है। दांते की वो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो मेरी टेबल के आसपास हमेशा रहती है कि मैं लिखने की इच्छा से भरा हुआ हूँ, लेकिन शुरू करने की आशंका से घबराया हुआ। ये ख़ास किस्म का आत्म संशय है जो एक कवि के भीतर धीरे धीरे विकसित होता चला जाता है। तो खैर, दांते के बारे में प्रश्न इसलिए क्योंकि दांते इस तरीके से उभर करके आए हुए हैं मेरी कविताएं के साथ में। लेकिन वही संबंध जो दांते से है मेरा कालिदास, होमर, मीर, गालिब और वेदव्यास के साथ में भी है। आप सभी को नमस्कार। जिन लोगों ने यहाँ पर नया नया ज्वाइन किया उन सभी को। प्रवीण वर्मा जी का एक सवाल है यहाँ पर, कविता रोज़ाना लिखनी चाहिए या जब भाव आंदोलित करे तब? ये बहुत बुनियादी किस्म का सवाल है और इस पर हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ लेखन रोज़ाना करना चाहिए। भले 4 पंक्तियाँ, भले 10 पंक्तियाँ, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ लेखन करना चाहिए। जैसे एक संगीतकार अपने रागों का रियाज करता है, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाए रखने का रियाज करता है, जैसे एक चित्रकार रोज़ स्केचेस बनाता है, जैसे एक क्रिकेटर रोज़ नेट में प्रैक्टिस करता है, उसी तरह एक लेखक को, एक कवि को रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ पंक्तियाँ लिखे। ये कहीं से ज़रूरी नहीं है कि वो पंक्तियाँ बड़ी श्रेष्ठ होंगी, कहीं से ज़रूरी नहीं है कि वो पंक्तियाँ कविता का रूप ले ही लेंगी। आप रोज़ कविता मत लिखिए, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए, वो आपकी कविता लिखने की प्रक्रिया में लाभ पहुँचाएगा। आलोक मिश्रा जी का प्रश्न है कि कुछ प्रेम कविताएं लिखने वाले, प्रश्न है या बात है, कुछ प्रेम कविताएं लिखने वाले युवा जैसे ही कुछ वैचारिक धरातल पर आते हैं उनका खोखलापन जाहिर होने लगता है। कविता के लिए कोई ये एक किस्म का, आलोक जी, हालांकि किसी भी कवि से ये मांग करना अपने आप में बहुत दूभर और मुश्किल काम है कि वो वैचारिक स्तर पर बहुत शक्तिशाली हो। कविता के भीतर विचार होता है, लेकिन पूरी तरह विचार से कविता नहीं बनती। कविता दरअसल अनुभूति और संवेदनाओं की बात है। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े कवियों को देखा और पढ़ा है जिनकी कविताएं बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु वो वैचारिक विमर्श उस तरह से नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को, अपने भीतर की उथल पुथल को कई बार कविता के भीतर ज़्यादा अच्छी तरह अभिव्यक्त कर लेते हैं बजाय वैचारिक विमर्श वाले लेखों के। इसी तरह कुछ कवि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन वो अच्छा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए जब हम उनको सुनते हैं भाषणों में तो वो अटपटा जाते हैं। इसका कहीं से अर्थ नहीं है कि उनकी कविता खराब है, ये अलग अलग गुण होते हैं हर व्यक्ति के। दरअसल किसी भी कवि को मैं ये मानता हूँ निजी तौर पर कि जो मैंने लिखा है आकलन उस लिखे के आधार पर हो। उस लिखे से पहले क्या था, मैंने 10 साल लगा के लिखे या 10 मिनट में लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये सब कहने की बातें होती हैं। 10 लाइन में मैंने क्या कहा है, इसका आकलन, इस पर आकलन होना चाहिए। हालांकि आलोक जी की ये बात है बहुत ही सही। परिदृश्य ऐसा ही है कि बहुत सारे कवियों में वो वैचारिक गहराई बातचीत में या उसमें उस तरह से दिखाई नहीं देती है। आपकी कविताओं में बुद्ध का जिक्र, आशुतोष नंदन जी का प्रश्न है कि आपकी कविताओं में बुद्ध का भी जिक्र आया है। बुद्ध को कविता में आप किन कारणों से कनेक्ट कर पाते हैं? बुद्ध अपने आप में महाकवि थे। कुछ महाकवि ऐसे होते हैं जो बिना कविता लिखे ही, बिना भाषा में आए ही कविता रच देते हैं, बिना भाषा के क्षेत्र में उतरे ही कविता रच देते हैं। बुद्ध महावैज्ञानिक थे।
उन्होंने कोई लेबोरेटरी में प्रयोग नहीं किया, उसके बाद भी महावैज्ञानिक हैं। बुद्ध महाचिकित्सक थे, उन्होंने किसी का इलाज नहीं किया, किसी को छू के ठीक नहीं किया था, लेकिन फिर भी महाचिकित्सक थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध के विचार, बुद्ध की करुणा, हर वो चीज़ जो कविता के लिए अनिवार्य मानी जाती है, हर वो अनुभूति, हर वो संवेदना जो कविता के लिए अनिवार्य मानी जाती है, आप पाएंगे कि वो सब की सब चीज़ें बुद्ध के विमर्श में, बुद्ध की बातों में शामिल हैं। बुद्ध जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं, तो बुद्ध जीवन को आध्यात्मिक स्तर पर भी ले जाते हैं। बुद्ध से मैं इसलिए भी कनेक्ट होता हूँ क्योंकि बुद्ध मेरे लिए सर्व कल्याणकारी प्रेम के बहुत बड़े प्रतीक हैं। हम लोग प्रेमियों के नाम लेते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट या इस तरह के, और या इन्हीं भूमिकाओं में कई बार हम खुद को भी रख के देखते हैं। ये सारे प्रेम इंटरपर्सनल प्रेम हैं, दो व्यक्तियों के बीच किया गया प्रेम, रिश्तों में किया गया प्रेम। जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उसको आप जान रहे हैं, उससे कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दो व्यक्तियों के बीच किया गया पारंपरिक प्रेम कई बार सर्व कल्याणकारी प्रेम नहीं होता। दो व्यक्तियों के प्रेम से सबका कल्याण नहीं होता, लेकिन बुद्ध एक सर्व कल्याणकारी प्रेम की तरफ हमें अग्रसर करते हैं। हिंसा और करुणा सर्व कल्याणकारी प्रेम के उपकरणों की तरह उन्हें वो अपने भीतर लाने की हमें प्रेरणा देते हैं। निजी प्रेम सर्व कल्याणकारी प्रेम कैसे नहीं होता है? कई बार हम कोशिश करते, कई बार हम देखते जानते हैं कि कहीं एक दुर्घटना हो गई और हमारा प्रेमी भी वहीं पर ही है। हमारे मन से ये निकलता है, या न भी निकले तो अवचेतन में कम से कम एक बात रहती है कि और लोगों का मुझे नहीं पता, कम से कम मेरे पास सही सलामत आ जाए। दूसरों का क्या करूं मैं, मेरा पिया मेरे पास पहले आ जाए। जैसे ये फीलिंग हमारे अंदर आती है, हमारा प्रेम एक ख़ास किस्म के स्वार्थी दायरे में जाता है। दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम कई बार उन्हें स्वार्थी भी बनाता है, कई बार, अनिवार्यतः हमेशा नहीं। बुद्ध का प्रेम हमें सर्व कल्याणकारी दृष्टि की तरफ ले जाता है, और कविता अंततः एक सर्व कल्याणकारी फिनोमिना भी है। कविता अनिष्ट की वकालत नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है बुद्ध के साथ मैं इसलिए बहुत कनेक्ट करता हूँ, और इसीलिए मेरी कविताओं में ये बार बार कई बार आते रहते हैं बुद्ध। भाषा में, यहाँ पे एक पिछले सवाल पर मैं जाता हूँ, भाषा में अभिव्यक्ति के कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? हम अपने बहुत सारे आजकल देखने में आता है, हिंदी में ख़ास करके, मैं दूसरी भाषाओं की कविता को उन्हीं भाषाओं में पढ़ता हूँ। कुछ एक भाषाएं हैं ऐसी जिनमें मैं मूल रूप से कविताएं पढ़ता हूँ। मुझे भाषाओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरी समझ है उसमें मुझे ये दिखता है कि उन भाषाओं में कवि को एक ख़ास किस्म की भाषाई शुद्धता का पालन करना पड़ता है अपने लिखे हुए शब्दों में। ये एक अलग किस्म का दुर्भाग्य, दुर्दैव है कि हिंदी में भाषाई शुद्धता की तरफ, भाषाई शक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब तो गलत हिंदी लिखने को भी एक फ़ैशन की तरह अपनाया जाता है। आप गलत अंग्रेज़ी लिख के देख लीजिए, गलत अंग्रेज़ी लिखिए और लंदन की किसी पत्रिका में छप के दिखा दीजिए, गलत अंग्रेज़ी लिखिए और न्यूयॉर्क में अपनी किताब छपवा के दिखा दीजिए, नहीं होगा। गलत हिंदी लिखिए, दिल्ली में आपकी किताब धड़ल्ले से छप जाएगी, बहुत आसानी से छप जाएगी, क्योंकि हमारे लेखक को अपनी भाषा से ही प्रेम नहीं है। हम शुद्धतावादी होना अनिवार्य नहीं है,
किंतु भाषा के बुनियादी सिद्धांतों को, भाषा की बुनियादी शुद्धि को मानना एक कवि के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भाषा आपकी रचना का वाहन है। आप जिस वाहन में सब यात्रा करते हैं उस वाहन को तो अप टू डेट रखना चाहते हैं, उसका पंक्चर को फट से ठीक करवा देते हैं, उसके साइलेंसर में आवाज़ आ रही है तो उसको ठीक करवा देते हैं, क्योंकि आप ख़राब वाहन पर बैठ करके यात्रा करने को जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन अगर भाषा हमारा वाहन है तो अशुद्ध वाहन पर यात्रा कैसे करेगी फिर हमारी कविता? ये चिंता नहीं कर पाते हैं हम। भाषाई परिपक्वता, भाषाई सौंदर्य, भाषाई शुद्धि, ये सब हमारे अपने आग्रह होने चाहिए। हमें कभी कोई बाहर से न बताए, हमें कभी बाहर से कोई न टोके, हमें अपने आप को इतना विकसित करना चाहिए। और भाषा, दुनिया की सारी भाषाएं एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं होता भाषा सीखने में। सिर्फ एक तरीका है कि आप जिस भाषा को सीखना चाहते हैं, जिस भाषा का कौशल विकसित करना चाहते हैं, उसका अधिक से अधिक व्यवहार और अभ्यास करें। उससे जुड़ी हुई, उसमें लिखी गई तमाम किताबें पढ़ें और भाषाओं के शब्दों के अपने रजिस्टर का विकास करें। जैसे एक रजिस्टर हमारे टेबल पे पड़ा हुआ होता है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, वैसे ही शब्दों का एक रजिस्टर हमारे मन में होता है। रजिस्टर को, उस रजिस्टर में लगातार नए शब्द आते रहें और हम उस भाषा के साथ इतना कनेक्ट हो जाएं कि सही समय पर स्मृति उस शब्द को पकड़ के ला सके। भाषा अपने आप में एक स्मृति का खेल है। आपका लेखन भी कहीं न कहीं स्मृति से जुड़ा हुआ एक स्मृति से जुड़ा हुआ एक व्यवहार है, लेकिन भाषा तो अधिकतर स्मृति का खेल है। आपकी स्मृति जितनी अच्छी होगी, आप भाषा के शब्दों के साथ उतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार, उतना वेलकमिंग व्यवहार कर सकेंगे। भाषा बात रह गई, बोलते बोलते मैं। सचिन SH वत्स जी का प्रश्न है यहाँ पर, इसी के साथ जुड़ा। आप ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कभी लिखते थे और उनमें क्षमता भी थी, लेकिन किसी कारणवश उनका लेखन छूट गया? ये बहुत निजी और बहुत सब्जेक्टिव प्रश्न है और इसका एक यूनिवर्सल जवाब संभव नहीं है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, फिर भी लेकिन एक अंदाज़ा लगा करके जवाब इसी तरह से दिया जा सकता है और बहुत मोटा मोटा जवाब होगा ये कि यदि आप अब भी लिखना चाहते हैं तो आपको अब शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि लिखने के लिए कोई भी उम्र कम नहीं होती। किसी भी पड़ाव पर अपने लेखन की यात्रा को शुरू किया जा सकता है, किसी भी पड़ाव पर अपने लेखन की यात्रा को, पटरी को बदला भी जा सकता है। अगर लिखने की इच्छा मन के भीतर है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं सचिन जी, जो कभी लिखते थे और उनके भीतर क्षमता भी थी, अब उनका लेखन छूट गया है, तो यदि उनके भीतर लिखने की इच्छा है तो वो दोबारा शुरू करें। एक बार खुद को फिर से लिखने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना शुरू करें। प्रक्रिया में बहुत आनंद होता है। संसार का सारा आनंद प्रक्रिया में होता है। जिसकी प्रक्रिया जितनी अच्छी है, जिसकी प्रक्रिया जितनी गहरी है, वो उतना बेहतर रिजल्ट ला सकता है। मंजिलें तो दरअसल एक ठहराव हो जाती हैं, असल सुख यात्रा में है। यात्रा भी एक प्रक्रिया है। लिखने पढ़ने की प्रक्रिया, हमें अपना पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया पर केंद्रित करना चाहिए। एक नए लेखक के तौर पर या किसी भी अनुभवी लेखक के तौर पर यदि आप दोबारा भी लिखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी प्रक्रिया, मुझे ये लिखना है, उसके नोट्स ये हैं, उससे संबंधित किताबें ये हैं, उससे संबंधित अनुभवों का संसार मेरे भीतर है। मैं आंखें बंद करके
या आंखें खोल करके या किसी भी तरह से अपने भीतर के उन अनुभवों को आहूत करूँगा, उन्हें अपनी तरफ बुलाऊंगा, आह्वान करूँगा और लिखना शुरू करूँगा। सिर्फ एक संकल्प की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर केस में उन्हें। अर्पिता राठौर जी का प्रश्न है कि आपने हर क्षण में कविता गढ़ने की जो बात कही वो कैसे जीवन को सार्थकता देती है। ये तो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया पूरी तरह से। जीवन को सार्थकता तो पता नहीं कैसे देगी ये, किंतु अगर मेरी बात उस समय समझ में नहीं आई है तो मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि कविता की संभावना जीवन के हर क्षण में होती है। ये हमारे कौशल, कला और चयन पर निर्भर करता है कि हम उस क्षण में से अपने लिए कविता निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, या निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। यदि आप चुनना चाहें जीवन के किसी भी क्षण पे कविता लिखना तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लेकिन ये आपका अपना चयन होता है। नेरुदा के बारे में बहुत सुंदर बात कही जाती थी कि वो जिंदगी की किसी भी अनुभूति पर कविता लिख सकते हैं, और कई बार तो वो चुनौती लेते हुए करके दिखाते भी थे, चुनौती लेते हुए करके दिखाते भी थे कि आज मैं, किसी ने कहा चलो गुरुवार पे कविता लिखें, तो गुरुवार पे कविता लिखेंगे। दिनों पर कविता लिखी उन्होंने, फूलों पर कविता लिखी उन्होंने, ऐसी चीज़ों पे कविता लिखी जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता था, सोचता नहीं था जिनके बारे में, उनके बारे में कविता लिखी। सिर्फ ये बताने के लिए भी कि कविता हर जगह संभव है। हमारा अपना चयन होता है, और हमारा चयन हमारी अपनी स्थिति, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने व्यक्तित्व और हमारी अपनी राजनीति से तय होता है। आपकी राजनीति आपके साथ साथ चल रही होती है। एक समय आप अपने निजी जीवन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, और एक समय आप सिर्फ निजी जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं। ये भी आपकी तरफ से की गई एक राजनीति होती है। तो कई बार हमारे इस तरह की राजनीति भी हमारे अपने चयन को, क्षणों के चयन को, विषयों के चयन को प्रभावित करती हैं। अंशु चौधरी जी का एक प्रश्न है, मैंने कई बच्चों और बड़े लोगों से सुना है कि मुझे लेखक बनना है, कवि बनना है। इस पर आपके विचार क्या हैं कि क्या लेखक बना जा सकता है, या लेखक बनने की क्षमता किसी भी व्यक्ति में जन्मजात होती है? क्या लेखक बनने की कोई प्रक्रिया होती है? यहीं पे मुझे बुद्ध याद आते हैं। बुद्धिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। एक होता है बुद्ध, जिसने पूरी साधना तपस्या करके बोध प्राप्त कर लिया है, इस संसार का ज्ञान अपने भीतर उतार लिया है और अरहत हो गया है, और वो बुद्ध पद पर पहुंच चुका है, वो हो गया बुद्ध। और दूसरा है बोधिसत्व। बोधिसत्व कौन होता है? जिसके भीतर बुद्ध बनने की सारी क्षमताएं होती हैं। इस संसार में जन्मा हर व्यक्ति अपने आप में एक बोधिसत्व होता है, क्योंकि उसके भीतर बुद्ध बनने की तमाम संभावनाएं हैं। वो यदि अपनी क्षमताओं का, अपनी प्रतिभा का और ज्ञान के लक्ष्य तक पहुंचने की अपनी प्यास का, इन सब का बाकायदा सम्मान करते हुए साधना और प्रयास करे तो वो बुद्ध बन सकता है। इसी तरह संसार के हर व्यक्ति के भीतर एक खास किस्म का कवि सत्व होता है। जैसे बोधिसत्व है वैसे ही कवि सत्व है। हर व्यक्ति कवि बन सकता है, हर व्यक्ति लेखक बन सकता है, क्योंकि कविताओं को अनुभूत करने के लिए जिस बुनियादी नैसर्गिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है वो अधिकांश लोगों के भीतर होती है। कुछ बिल्कुल एबनॉर्मल लोगों को छोड़ दिया जाए, इसे बिल्कुल जनरलाइज तरीके से न लिया जाए, तो ये कहूँ कि अधिकांश लोगों के भीतर वो क्षमता होती है।
निर्भर इस बात पे करता है कि एक उम्र के बाद, एक समय के बाद आप अपने भीतर की इस प्रतिभा को पहचान लें। आप पहचान लें कि आप भीतर से कवि सत्व हैं और बाहर अब आप कवि बनना चाहते हैं। तो बोधिसत्व से बुद्ध बनने की जो यात्रा है, उसी तरह कवि सत्व से कवि बनने की एक यात्रा करनी पड़ेगी। आपको एक साधना, एक तपस्या करनी पड़ेगी। ये साधना, ये तपस्या किसी वन में, किसी जंगल में, किसी पीपल के नीचे बैठ करके नहीं, बल्कि आपको जीवन और किताबों के बीच, जीवन और किताबों के भीतर शामिल होकर के करनी पड़ेगी। जीवन और किताब, कविता के लिए या किसी भी किस्म के लेखन के लिए आज की तारीख में दो सबसे महत्वपूर्ण, दो सबसे ज़रूरी ध्रुव हैं। वो है जीवन और किताब। आपको जीवन भी पढ़ना है, आपको किताब भी पढ़ना है। अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ जीवन की पढ़ाई करके आप लेखन कर लेंगे, तो भी आप पूरी तरह से उत्कृष्टता के उस मानदंड को नहीं छू पाएंगे। और यदि आप ये सोचें कि सिर्फ किताबी पढ़ाई करके आप उत्कृष्टता के उन मानदंडों को छू लेंगे, तो भी संभव नहीं है। जीवन और किताब, लेखक बनने की यही प्रक्रिया है। आपके भीतर एक संकल्प होना चाहिए, आपके भीतर एक जिद होनी चाहिए, आपके भीतर एक संशय होना चाहिए। और जितना संशय हो उतना ही अपने आप पर विश्वास भी होना चाहिए। आपको और कुछ नहीं, दरअसल अपने आप को बुरा लिखने की अनुमति देनी होती है। आप बुरा लिखिए, बुरा लिखिए, बुरा लिखिए, एक दिन आप बुरा लिख लिख के थक जाएंगे। लेकिन बुरा लिखने के साथ साथ अच्छा क्या है ये जानने की कोशिश भी करते रहिए। अच्छी चीज़ें पढ़िए, और कोई प्रक्रिया नहीं है। बस एक संकल्प हो कि मुझे ये काम करना है, और धीरे धीरे आप करने लगेंगे। लेकिन वो साधना जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, कवि सत्व से कवि बनने की यात्रा, ये यात्रा, ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। बाकी लेखक या कवि कहीं किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, जन्मजात नहीं होते हैं। वो उनमें कोई विशिष्ट दैवीय आशीर्वाद, वो सब भी दैवीय आशीर्वाद तो समझिए ऐसा, कालिदास के बारे में इतनी किंवदंतियाँ हैं। ठीक है, कालिदास हमारे सबसे बड़े कवि, दुनिया के महाकवियों में से एक। कालिदास की किंवदंतियाँ हम पढ़ लें तो पता चलता है वो तो मूर्ख थे। उनके भीतर तो कोई क्षमता नहीं थी, कोई प्रतिभा नहीं थी, कोई दैवीय आशीर्वाद भी नहीं था। लेकिन दैवीय आशीर्वाद उन्होंने अर्जित कर लिया, क्षमताएं उन्होंने अर्जित कर ली, भाषा का विकास कर लिया। यानी ये सब चीज़ें आपकी अर्जना है। आप यदि श्रम करें, आप यदि साधना करें, आप यदि तपस्या करें, तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में पाया जा सकता है। बुनियादी चीज़ है वो कवि सत्व आपके भीतर होना चाहिए। अब कुछ एक कविताएं मैं अपनी क्या सुनाऊं? क्या किसी के पास किसी विशेष कविता का आग्रह है, या मैं अपने मन से सुना दूं? कई बार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपनी कौन सी कविता पढ़ी जाए। तो ऐसे में जब इस तरह का मेरे सामने संकट उठता है कि मैं अपनी कौन सी कविता पढूं, तो मैं ऐसे में एक कविता की तरफ जाता हूं, और अक्सर जाता हूं। वो है असंबद्ध, पन्ना नंबर 43, 2006 की लिखी हुई कविता है ये। कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं, कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। ऐसी भी होती है स्थिरता जो हूबहू किसी दृश्य में बंधती नहीं। ओस से निकलती है सुबह, मन को गीला करने की जिम्मेदारी उस पे है। शाम झांकती है बारिश से, बचे खुचे को भिगो जाती है। धूप
धीरे धीरे जमा होती है कमीज और पीठ के बीच की जगह में, रह रह के झुलसाती है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। माथा चूमना किसी की आत्मा चूमने जैसा है। कौन देख पाता है आत्मा के गालों को सुर्ख होते। दुख के लिए हमेशा तर्क तलाशना एक खराब किस्म की कठोरता है। एक और मैं कविता सुना दूं, वो भी इसी तरह की कविता है कि जब कुछ अलग से सूझ नहीं रहता है। अंशु चौधरी कह रहे हैं न्यूनतम मैं कविता संग्रह से पढ़ें, आलाप में गिरा भी सुना दें। 1 मिनट रुकिए, पहले आलाप में गिरा, ये छोटी सी कविता है। आलाप में गिरा। जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितने बार जोड़े सुर। जाने कितनी बार टूटी लय, जाने कितनी बार जोड़े सुर। हर आलाप में गिरह पड़ी है। कभी दौड़ पड़े तो थकान नहीं, और कभी बैठे बैठे ही ठह गए। मुकाबले में इस तरह उतरे कि अगले को दया आ गई और उसने खुद को खारिज कर लिया। थोड़ी सी हंसी चुराई, सबने कहा छोड़ो भी, और हमने छोड़ दिया। अब एक कविता न्यूनतम मैं से। हाँ, असंबद्ध कविता के वीडियो को चिंतन ने अपने YouTube चैनल पर भी डाला है। निशा गहलोत जी ने उसका बहुत सुंदर पाठ किया है। यदि आप YouTube पर जाकर या Facebook पेज पर ही देख सकें तो ज़रूर देखिएगा, उनका पाठ अच्छा है। अरे यार, सारे सिकंदर। सारे सिकंदर घर लौटने से पहले ही मर जाते हैं। सारे सिकंदर घर लौटने से पहले ही मर जाते हैं। दुनिया का एक हिस्सा हमेशा अनजीता छूट जाता है। चाहे कितने भी होश में हों, मन का एक हिस्सा अनचित्ता रहता है। कितना भी प्रेम कर लें, एक शंका उसके समांतर चलती रहती है। जाते हुए का रिटर्न टिकट देख लेने के बाद भी मन में हूक मचती है, कम से कम एक बार तो ज़रूर ही, कि जाने के बाद लौट के आने का पल आएगा भी या नहीं। मैंने ट्रेनों से कभी नहीं पूछा कि तुम अपने सारे मुसाफिरों को जानती हो क्या। पेड़ों से ये नहीं जाना कि वे सारी पत्तियों को उनके फर्स्ट नेम से पुकारते हैं क्या। मैं जीवन में आए हर एक को जानना चाहता था। मैं हवा में पंछियों के परचिन्ह खोजता, अपने पद चिन्हों को अपने से आगे चलता देखता। तुम में डूबूंगा तो पानी से गीला होऊंगा, ना डूबूंगा तो बारिश से गीला होऊंगा। तुम में डूबूंगा तो पानी से गीला होऊंगा, ना डूबूंगा तो बारिश से गीला होऊंगा। तुम एक गीले बहाने से अधिक कुछ नहीं। मैं आसमान जितना प्रेम करता था तुमसे, मैं आसमान जितना प्रेम करता था तुमसे। तुम चुटकी भर, तुम्हारी चुटकी में पूरा आसमान समा जाता। दुनिया दो थी,
तुम्हारे वक्षों जैसी। दुनिया तीन भी थी तुम्हारी आँखों जैसी। दुनिया अनगिनत थी तुम्हारे ख्यालों जैसी। मैं अकेला था तुम्हारे आंसू के स्वाद जैसा। मैं अकेला था तुम्हारे माथे पे तिल जैसा। मैं अकेला ही था, दुनिया भले अनगिनत थी जिसमें जिया मैं। हर वो चीज़ नदी थी मेरे लिए जिसमें तुम्हारे होने का नाद था। फिर भी स्वप्न की घोड़ी मुझसे कभी सधी नहीं। तुम जो सुख देती हो उनसे जिंदा रहता हूँ। तुम जो दुख देती हो उनसे कविता करता हूँ। इतना जिया जीवन कविता कितनी कम कर पाया। इतना जिया जीवन कविता कितनी कम कर पाया। धन्यवाद दोस्तों। अनीता मंडा जी। इतिहास गवाह है जालिमों को अत्यंत समर्पित प्रेमिकाएं मिलती हैं। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत आप सभी का। तो ये अब मैं आप सभी का बहुत, अनीता जी आपका बहुत शुक्रिया इन पंक्तियों के लिए। यहाँ पर चिंतन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था के इस मंच पर मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने समय निकाल करके यहाँ मुझे सुना। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँ कि इस तरह के कार्यक्रम, आप सब नौजवान हैं, मुझे पता है नौजवानों ने मिल करके ये पहल, ये इनिशिएटिव शुरू किया है। आप सब नौजवान हैं, लिखने पढ़ने की दुनिया से जुड़े रहिए, अपने समय और समाज से जुड़े रहिए। अपने समय, समाज और साहित्य की बेहतरी के लिए जितना कुछ कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जितनी पहलकदमी की जा सकती है, जितने इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं वो ज़रूर किए जाएं। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।